हरिया की शादी को 10 वर्ष से अधिक हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। हरिया एक बहुत ही गरीब कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। एक दिन हरिया अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ। मिट्टी लाने के लिए दोपहर तक वापस आऊंगा और रात को फिर आज रात भर ही बर्तन बनाना है, समझ लो। शादी के 10 साल बाद भी मैं आपको संतान नहीं दे पाई। अगर आपका कोई बेटा होता तो आपके काम में हाथ बटाता तो कितना अच्छा लगता। अरे चिंता काहे करती हो? भगवान जो करते हैं सब भले के लिए करते हैं। अगर हमारी संतान नहीं है तो जरूर इसमें हमारी ही कोई भलाई छुपी होगी। चलो जाता हूँ मैं। यह कहकर हरिया जंगल की ओर निकल पड़ा और मिट्टी इकट्ठा करने लगा। तभी उसके कानों में किसी नवजात कन्या के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे ये वीरान जंगल में भला ये बच्ची किसकी रो रही है? हरिया इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक नवजात कन्या पर पड़ी। देखें तो, ओहो, इसके माता पिता कहाँ गए? पता नहीं कैसे हैं, अकेले छोड़कर चले गए। हाँ, हो सकता है कि कहीं आसपास हो। ओहो, मुझे उन्हें तलाशना होगा। हरिया बच्चे को उठाता है और जंगल में सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे मनुष्य की आबादी का कोई भी चिन्ह नजर नहीं आता। वो नवजात कन्या को गोद में उठाकर बोलता है, हाँ गुड़िया, तेरा यहाँ होना एक रहस्य है। पता नहीं कौन है तू, किसकी बेटी है और कौन तुझको यहाँ छोड़ गया। कोई बात नहीं, भगवान देता है तो कभी ऐसे भी देता है। चल, अब से मैं तेरी परवरिश करूंगा। चल बेटा, चल चल। हरिया उस कन्या को अपने घर ले आता है। घर पर नवजात कन्या को देखकर उसकी पत्नी चौंक जाती है। ये किसकी बेटी है? हरिया सारी घटना बताता है। हरिया की पत्नी के अंदर मां की ममता जाग उठती है। वो उसे गोद में उठाए हुए कहती है, जिसकी भी हो, लेकिन अब से यह मेरी पुत्री होगी। हम इसका नाम राधा रखेंगे। समय बीतने लगा और राधा 2 वर्ष की हो गई। एक दिन हरिया की पत्नी बुरी तरह बीमार पड़ गई। हरिया उसे वैद्य को दिखाने ले जाता है। अब देखो हरिया, तुम्हारी पत्नी एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी है, जिसका इलाज अब संभव नहीं है। क्षमा करना भाई, इनका बच पाना अब नामुमकिन है। हरिया आंसुओं से भरे अपने मन से अपनी पत्नी को घर ले आता है। ही दिन उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। हरिया आंसुओं में डूबकर उसकी चिता को अग्नि देता है और फिर अपनी पुत्री राधा की परवरिश में लग जाता है। समय बीतता रहता है और हरिया की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। राधा अब 10 वर्ष की हो चुकी है। एक दिन हरिया अपनी पुत्री के साथ बाजार में खड़ा था। तभी गांव का मुखिया आया। देख हरिया, मैं तो ये कहता हूँ कि जब से यह लड़की तेरे जीवन में आई है, तब से तेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अरे आखिरकार तू समझता क्यों नहीं है कि यह अंधी लड़की तेरे लिए मनहूस है? मनहूस। यह सुनकर हरिया की बेटी राधा, जो अब 10 वर्ष की हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखो मुखिया, मेरी बेटी को मनहूस बिल्कुल मत कहना। हाँ, मनहूस ना कहना। अरे भैया, केवल मैं थोड़ी ना मनहूस कहता हूँ, बल्कि सारा गांव इसको मनहूस कहता है। अरे तू नहीं जानता हरिया, तेरी यह लड़की जहां भी जाती है वहां कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होता है। पिछले बार यह हलवाई की दुकान पर खड़ी थी। हलवाई की कढ़ाई उसके पैर में गिर गई
उसके बाद कुछ दिन बाद यह बाबू लोहार के यहाँ खड़ी हो गई। उसका हथौड़ा उसके हाथ पर ही चल गया। राम राम राम, उसका हाथ बेचारे का चकनाचूर हो गया। अब यह सब देखकर गांव वाले डरने लगे हैं। इसीलिए भैया इसको गांव के बाजार में मत ले जाया कर, घर में रख अपने। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। हरिया अपनी पुत्री राधा के साथ अपने घर लौट आया। रास्ते भर राधा रोती रही। घर पहुंचते ही वो अपने पिता से बोली, पिताजी, क्या मैं वास्तव में मनहूस हूँ? गांव वाले अक्सर कहते हैं कि मैं ही अपनी माँ को खा बैठी। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, ऐसा ना बोलो बेटा, ऐसा ना बोलो। अरे ये गांव वाले तो मूर्ख हैं, वो तुझे क्या समझेंगे बेटा। अरे हमारी राधा बिटिया तू तो हमारे आंखों का तारा है ना। हाँ पिताजी, मैं देख नहीं सकती लेकिन समझ सब कुछ सकती हूँ। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आप गांव में सबसे ज्यादा गरीब हैं। अगर मैं बेटा होती तो आपका हाथ बटाती। राधा बेटा, किसने कहा कि बेटे ही काम में हाथ बटाते हैं? बेटियां भी हाथ बटाती हैं। अरे गांव वाले कहते होंगे तुझको मनहूस, लेकिन मेरे लिए तू मनहूस नहीं है। मेरे लिए मेरे दिल का टुकड़ा है। पिताजी, क्या आप मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं सिखाएंगे। उस दिन से हरिया राधा को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में राधा अपने मन की आंखों से ऐसे बर्तन बनाने लगी जो हरिया से भी ज्यादा सुंदर होते। एक दिन राधा ने बहुत सुंदर बर्तन और खिलौने बनाए। अरे वाह राधा, वाह, क्या बात है। तेरे हाथ में तो बड़ी सफाई है। अरे मैं इतने वर्षों से मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ, लेकिन इतने सुंदर खिलौने ना मैं तो आज तक ना बना पाया। राधा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बेटा राधा, मुझे तो विश्वास है कि ये बर्तन बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। हरिया उन बर्तनों और खिलौनों को लेकर बाजार चला गया और बेचने लगा। तभी एक ग्राहक वहां आया। अरे वाह वाह, ये बर्तन तो भाई बहुत ही सुंदर बने हैं। और यह मिट्टी के खिलौने, हा, कितने सुंदर हैं। देखो भाई, मैं तुम्हारे सारे बर्तन और खिलौने खरीदना चाहता हूँ, वो भी अच्छे दामों पर। बताओ। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ गया। अरे ओ भैया, मिट्टी के बर्तन खरीदना है तो तुम खरीद लो, लेकिन खिलौने गलती से भी ना खरीदना। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? अरे भैया, इसकी बेटी मनहूस है। मनहूस जहां भी जाती है कुछ ना कुछ अपशगुन होता है। और तो और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इसकी अंधी लड़की मिट्टी के खिलौने बना रही थी। मुझको तो डर है भैया कि अगर तुम ये खिलौने अपने घर ले गए तो कहीं तुम्हारे बच्चों के साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। संभल जाओ। यह सुनकर ग्राहक चौंक गया। अरे अंधी लड़की मिट्टी के खिलौने बना रही थी, वाह, फिर तो वास्तव में उसमें कोई विशेष प्रतिभा होगी। अरे हाँ, बिल्कुल। मेरी बेटी आंखों से भले ही नहीं देख सकती तो क्या हो गया, मन की आंखों से देख सकती है। देखो, चाहे जो भी हो, लेकिन भाई इस व्यक्ति ने मेरा इरादा बदल दिया। अरे भाई, तुम्हारी बेटी सारे गांव में मनहूस के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं ऐसा ना हो कि यह खिलौने मेरे बच्चों के लिए अब शगुन बन जाए। नहीं भैया, बच्चों का सवाल है, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। चलो भाई, जा रहा हूं मैं। यह कहकर ग्राहक वहां से चला गया। हरिया सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके बर्तन और राधा के बनाए हुए खिलौने कोई नहीं खरीदता। शाम होते ही हरिया नम आंखों से बर्तन और खिलौने समेटकर अपने घर लौट गया। घर आते ही राधा हरिया से बोली, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, अब मैं कैसे बताऊं बिटिया को कि आज एक भी बर्तन नहीं बिका। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कुछ खाने को खरीद कर ला सकूं। अगर इसको बताऊंगा तो बेचारी को बहुत बुरा लगेगा।
नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ। हरिया मुस्कुराते हुए बोला। हाँ हाँ बेटिया, कोई बात नहीं। मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ और पकाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, है ना? पिताजी मेरे बर्तन बिके या नहीं? हाँ बेटा, हाँ, तेरे बर्तन इतने अच्छे हैं कि बहुत अच्छे दामों पर बिके। अरे ग्राहक तो एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। कोई कहता मैं यही वाला लूंगा और दूसरा आ गया, वो बोलता है नहीं नहीं, मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, मैं लूंगा ये वाला। यह कहकर हरिया नम आंखों से वहां से चला गया और सीधा मुखिया के घर जा पहुंचा। रात में हरिया को देख मुखिया चौंक गया। क्या हुआ हरिया? मुखिया जी, अगर घर में कुछ भी खाने को होगा तो मुझको दे दो ना। आज मेरे बर्तन बिल्कुल नहीं बिके। मेरी राधा बेटी भूखी है, कुछ तो दे दो। देख भैया, अगर तू भूखा होता तो तुझको खाने को मैं दे भी देता, लेकिन तेरी मनहूस बेटी के लिए मेरे घर में एक दाना भी नहीं है। चुपचाप निकल जा यहाँ से। क्या पता तेरी बेटी का नाम लेते ही मेरा बुरा समय शुरू हो जाए। ना भैया ना जा। इतना कहकर मुखिया ने दरवाजा बंद कर लिया। हरिया गांव के हर दरवाजे पर गया, सबके द्वार खटखटाए, लेकिन किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया। थक हार कर हरिया घर लौट आया। वहां उसने देखा कि उसकी बेटी राधा फूट फूट कर रो रही थी। अरे रे, क्या हो गया राधा? बेटा तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? बता। पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे सारे बर्तन बिक गए। आप झूठ क्यों बोल रहे थे? हरिया ने देखा कि बर्तन आसपास बिखरे पड़े थे। वो समझ गया कि राधा ने टटोल कर यह जान लिया है कि एक भी बर्तन नहीं बिका और ना ही उसके खिलौने। राधा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, और मैं आपसे खाने की जिद करने लगी थी। हाँ बेटी, ऐसा है। अब गांव वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे अभी भी अपने आप पर भरोसा है कि जो होता है भले के लिए होता है। कोई बात नहीं ना, एक दिन तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ देता हूं, है ना बेटा? हाँ। समय बीतने लगा। एक दिन पूरा गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। गांव का एकमात्र बड़ा तालाब, जिसे सारा गांव पानी पीता और खेतों में इस्तेमाल करता था, वो भी सूख गया। गांव का मुखिया कुछ लोगों को एकत्र कर बोला, देखो भाई, हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। गांव का तालाब भी सूख चुका है। अब इस कठिन परिस्थिति में समझ नहीं आ रहा कि किया तो किया क्या जाए। तालाब का सूखने का मतलब है खेतों का भी सूख जाना। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति बोला, मुखिया जी, हमारे गांव में तो विपत्तियां जमीन से फूटने लगी हैं। जब से उस कुम्हार की अंधी मनहूस बेटी अपने गांव में आई है, मुझे तो लगता है कि अगर उसे यहाँ से निकाल दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था। मुखिया तुरंत हरिया के घर पहुंचा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले रे हरिया। तेरी मनहूस बेटी की वजह से ही पूरा गांव सूखे की चपेट में है। इसको धक्के मारकर बाहर निकालना होगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूं कह रहा हूं, और मैं ही नहीं, पूरा गांव यही कह रहा है। अरे भाई, तू अपनी अंधी बेटी के बिना नहीं रह सकता तो तू भी अपना मुंह काला कर और अपनी बेटी को लेकर यहां से दफा हो जा। बख्श दे भैया, हमको बख्श दे, चला जा। मुखिया ने हरिया और राधा को अपमानित कर गांव से बाहर निकाल दिया। हरिया जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अपनी बेटी राधा के साथ वहां रहने लगा।
एक दिन हरिया अपनी पुत्री राधा के साथ जंगल की एक झोपड़ी में बैठा हुआ फूट फूट कर रो रहा था। पिताजी, अपने कीमती आंसुओं को व्यर्थ मत बहाइए। अगर आप ही टूट गए तो फिर मुझे हिम्मत कौन देगा। बेटी, हमारा घर हमसे छीन गया और गांव से भी हमको निकाल दिया गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? पिताजी धैर्य रखिए, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? मुझे अपने भूख की चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुझे भूखा नहीं देख सकता बेटा, नहीं देख सकता। कोई बात नहीं पिताजी, जैसे आप गांव में बर्तन बनाते थे वैसे ही हम जंगल में भी बर्तन बना सकते हैं। राधा की बात हरिया को पसंद आई। उसी क्षण से हरिया ने जंगल की मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में जब उसके कुछ बर्तन तैयार हो गए तो वह उन्हें लेकर गांव के बाजार में जा पहुंचा और आवाज लगाना शुरू कर दिया। सुंदर सुंदर बर्तन ले लो, बर्तन सुंदर बर्तन, मिट्टी के बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन। तभी वहां गांव का मुखिया आ पहुंचा। अरे हरिया तू, अरे तुझको तो गांव से निकाल दिया गया था, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? क्यों रे? अब देखिए मुखिया जी, मैं तो केवल बर्तन बेचने आया हूँ। घर तो आप पहले ही छीन चुके हैं। अब तो जंगल में झोपड़ी डालकर रह रहा हूँ। बेचने दीजिए ना बर्तन। अबे बेवकूफ, पूरा गांव सूखे की प्रकोप में झुलस रहा है, और वह भी तेरी इस मनहूस पुत्री की वजह से। और तू यहाँ बर्तन बेचने चला आया। जब लोगों के पास खाने को अनाज ही नहीं है तो तेरे बर्तन कौन खरीदेगा रे? इतना कहकर मुखिया ने हरिया के सारे बस बर्तन उठा उठाकर जमीन पर फेंक दिए। मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो गए। रुकिए रुकिए, ऐसा ना कीजिए मुखिया जी। मैं तो बस पेट पालने के लिए आया था। ना करिए मुखिया जी। हाँ तो अब मेरी बात कान खोल के सुन। अगली बार इस बाजार में दिखा तो तुझे तेरी झोपड़ी सबको जला दूंगा। चल दफा हो जा, मनहूस कहीं का। हरिया रोते हुए टूटी उम्मीदों के साथ वापस जंगल में अपनी झोपड़ी की ओर लौट आया। वहां पहुंचकर उसने पूरी घटना अपनी बेटी राधा को बताई। यह सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब हम कभी नहीं लौटेंगे पिताजी। हम अब सिर्फ जंगल के फल खाकर ही जी लेंगे, लेकिन इंसानों की दुनिया में नहीं लौटेंगे। वहां अब इंसानियत बची ही नहीं है। इतना कहकर राधा ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और उस दिन से उन्होंने मानव समाज से दूर जंगल की नीरवता में जीवन बिताने का निर्णय कर लिया। उस दिन से हरिया रोज अपनी बेटी के लिए ताजे फल की तलाश में निकल जाता। एक दिन हरिया फल की तलाश में था। तभी उसकी नजर एक घायल हिरण पर पड़ी। अरे ये तो घायल है। ओहो, इसको तो इलाज की जरूरत है। एक काम करता हूं, इसे झोपड़ी में ले जाता हूं। हाँ की हरिया हिरनी को झोपड़ी में ले आया और अपनी बेटी राधा को सारी घटना सुनाई। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी, बेचारी दर्द से तड़प रही थी। राधा बेटा, मैं जंगल की जड़ी बूटियां जानता हूं। चिंता ना करो, हम दोनों मिलकर इन जड़ी बूटियों से इस बेचारी हिरणी का इलाज करेंगे, है ना? उसी दिन से हरिया जंगल से जड़ी बूटियां लाने लगा और राधा अपने मन की आंखों से उसके जख्मों पर उन जड़ी बूटियों का लेप लगाने लगी।
कुछ ही दिनों में वो हिरनी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। देखा राधा, जब हम इसे लेकर आए थे बेचारी कितनी घायल थी, अब देखो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। तभी वो हिरणी राधा और हरिया की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से ही तो मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ। इतना कहकर वह रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राधा और हरिया चौंक गए। मुझे देखकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकती। तुमने 10 वर्ष तक मेरी अंधी बेटी का पालन पोषण किया और गांव वालों के ताने सुनकर भी उसे कभी नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी सगी बेटी से भी अधिक प्रेम दिया। अरे कौन हो तुम? मैं एक मायावी स्त्री हूँ। हमारा राज्य इस जंगल की गहराई में है, जिसके बारे में मनुष्य बहुत कम जानते हैं। मैं उसी जंगल के राज्य की रानी हूँ। कुछ समय पहले मैं अपनी बेटी को लेकर इस जंगल में टहलने आई थी। मेरी बेटी अंधी थी। तभी मैंने देखा कि एक साधु तपस्या कर रहा था। ना जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने उसकी तपस्या में शरारत कर दी। साधु की तपस्या भंग हो गई। क्रोध में आकर उसने मुझे हिरणी में बदल देने का श्राप दे दिया। हिरणी में बदलने के बाद मैं रोने लगी और कहने लगी, साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई। मेरी अंधी बेटी का क्या होगा? साधु को मुझ पर तरस आ गया। फिर उसने कहा, तेरी बेटी को एक मनुष्य लेकर जाएगा और वो उसे सगी बेटी की तरह पालपस कर बड़ा करेगा। 10 वर्षों तक उसके ऊपर मनुष्यत का ठप्पा लगेगा। गांव वाले उसे और उस व्यक्ति को गांव से निकाल देंगे। वो थक हार कर इन्हीं जंगलों में रहेंगे। फिर वही व्यक्ति तेरी मदद करेगा जिसने तेरी बेटी को पाला होगा। इतना कहकर वो सुंदर स्त्री चुप हो गई। हरिया आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जिसने श्राप दिया था। यह जो कह रही है वो सब कुछ सत्य है, लेकिन जिन गांव वालों ने राधा को मनहूस कहा था, वही गांव वाले अब उसकी प्रशंसा करेंगे। राधा को गांव के तालाब में जाना होगा और वहां खड़े होकर गांव वालों का दुख महसूस करना होगा। गांव का सूखा समाप्त हो जाएगा। फिर अंतिम निर्णय राधा को करना होगा। वह तुम्हारे साथ रहेगी या अपने मां के साथ जाएगी। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। हरिया राधा और उस सुंदर स्त्री के साथ वहां आ गया और राधा को लेकर सूखे तालाब के पास पहुंचा। तभी वहां मुखिया और कुछ गांव वाले भी आ गए। मुखिया क्रोध में बोला, अरे तो फिर आ गया मनहूस नाश पिटे कहीं के। लेकिन हरिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। राधा तालाब के किनारे जाकर खड़ी हो गई और अपने मन की आंखों से गांव वालों के दुख दर्द को महसूस करने लगी। कुछ ही देर में आकाश में काले बादल छा गए और फिर भयंकर वर्षा पर्जा होने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से राधा की आंखें ठीक हो गईं और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। पिताजी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हरिया खुशी से अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगा। हरिया, देखो भाई, हमको माफ कर देना। मैं अब तक तुम्हारी बेटी को मनहूस समझता रहा, लेकिन सूखा तो तुम्हारी बेटी की वजह से ही समाप्त हुआ। माफ कर देना हरिया। तभी सुंदर स्त्री राधा से बोली, बेटी राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब हमारा लौटने का समय आ गया है। नहीं माँ, मैं अपने पिताजी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भले ही आपने मुझे जन्म दिया है पता है, लेकिन हर सुख और मुसीबत में मेरे पिताजी ने ही मेरा साथ दिया है। क्या है? यह सुनकर सुंदर स्त्री मुस्कुराने लगी। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगी, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। और हरिया, अब तुम गरीब नहीं रहोगे। यह मेरा वरदान है। इतना कहकर वो वहां से अदृश्य हो गई। उसी दिन के बाद हरिया की किस्मत बदल गई। वो बहुत ही अमीर कुम्हार बन गया।
इस प्रकार एक गरीब कुम्हार की अंधी बेटी, जिसने कभी रोशनी नहीं देखी थी, अपने मन की आंखों और अपनी सच्चाई से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। जिसे लोग मनहूस कहते थे, वही अब गांव की देवी बन गई।